So, dear students, let's start new topic, wave optics. वैसे तो नाम से मालूम है कि हम लोग वेव्स के बारे में पढ़ेंगे और इसके पहले लेट्स डिस्कस द फ्यू इम्पोर्टेंट introductory points. What do you mean by ray of light? The straight path along which light travels is called as ray of light. The straight path, जो सीधी सरल रेखा along which the light travels is called as ray of light. What do you mean by beam of light? Group of rays of light is called as beam of light. अगर आपके parallel rays of light रहेगा then we call it parallel rays of light रहेगा then we call it beam of light. Then what are laws of reflection? As per the law of reflection, you know that incident ray and reflected ray lie on the opposite sides of the normal. Number 2, incident ray and reflected ray lie in the same plane. Number 3, angle of incidence is equal to angle of reflection. तो ये 3 थे laws of reflection. उसके बाद में laws of refraction. Incident ray and refracted ray lie on opposite sides of the normal and along with the normal they lie in the same plane. Number 2, the ratio of sine of angle of incidence to sine of angle of refraction is constant. This ratio is called as Snell's law. तो ये थे 2 laws of refraction. ये बेसिक थे. तो जैसे मैंने कहा था ये जो सेकेंड लॉ है रिफ्रैक्शन का, it is also named as Snell's law. Now, what do we mean by refractive index of medium? Refractive index of medium is defined as the ratio of velocity of light in vacuum to the velocity of light in that medium. If you denote refractive index by mu, then mu is equal to C by V, where C is the speed of light in vacuum and V is the speed of light in that medium. एक्चुअली जो म्यू है उसको हम बोलते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, क्योंकि ऊपर का जो मीडियम है वो वैक्यूम है. लेकिन अगर आप कोई भी 2 मीडियम को कंपेयर करेंगे then it will be named as relative refractive index. Relative refractive index of medium 2 with respect to medium 1 is defined as velocity of light in medium 1 to the velocity of light in medium 2. That means mu 2 with respect to 1 is equal to V1 by V2. ये था आपका इंट्रोडक्टरी पार्ट. अब एक्चुअली इस चैप्टर में मेन पार्ट पे आते हैं. द फर्स्ट इज कॉर्पस्कुलर नेचर ऑफ लाइट. एक्चुअली हम लोग पढ़ेंगे कि लाइट जो है वो पार्टिकल नेचर में भी उपलब्ध है, लाइट है वो वेव नेचर में भी रहता है और लाइट है वो ड्यूअल नेचर में भी रहता है, मतलब पार्टिकल एज वेल एज वेव. तो अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग थ्योरीज दी है. सबसे पहले एज यू नो अपना सबसे वर्सेटाइल साइंटिस्ट न्यूटन, जिसने सब जगह अपनी टांग अड़ाई है. आपको शायद याद रहेगा कि
सबसे पहले न्यूटन्स का लॉ आया था मैकेनिक्स में, एंड ये जो लॉज थे सुपर डुपर हिट थे, मतलब सुपर हिट थे वो लोग, मतलब एक्चुअली इतने इजी थे और इतने एप्लीकेबल थे कि आज भी वी यूज दीज न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन ओनली। अभी वैसे इन लॉज में कुछ ज़्यादा डीप वाली बात नहीं है, लेकिन चूंकि न्यूटन ने बोल दिया तो वो न्यूटन के लॉज हो गए। अगर उस समय आप होते तो ये आपके लॉज भी हो सकते थे। कैसे? सपोज फॉर एग्जांपल स्टार्टिंग में उन्होंने क्या बोला कि अगर कोई ऑब्जेक्ट कहीं पे पड़ा है तो पड़ा ही रहेगा। ये आपको भी मालूम है और मेरे को भी मालूम है कि अगर सपोज अपने टेबल पे अगर आपने पानी का गिलास रखा है तो वहीं पे रहेगी। अगर आपने टेबल पे कोई मोबाइल रखा है तो वो मोबाइल टेबल पे ही रहेगा जब तक कोई ढाप के लेके नहीं जाएगा। आई मीन टू से जब तक आप उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स यूज नहीं करेंगे तब तक पार्टिकल वहीं पे रहेगा। ये था न्यूटन का फर्स्ट लॉ। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, लेकिन चूंकि मैंने क्या बोला कि अगर चूंकि न्यूटन ने बोल दिया तो ये न्यूटन का लॉ हो गया। बाकी है बहुत सिंपल, अगर कोई ऑब्जेक्ट शुड बी इनएनिमेट बॉडी, मतलब जिसमें जान नहीं है, लेकिन अपने देश में तो सीमेंट में भी जान होती है। आपने देखा रहेगा अंबुजा सीमेंट, उसमें भी जान है। मतलब आई मीन टू से एनी इनएनिमेट बॉडी continue to maintain its state of rest or uniform motion along straight line unless any external unbalanced force acts on it। जब तक उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स एक्ट नहीं होगा तब तक वो ऑब्जेक्ट वहीं पे रहेगा। आपको मैंने बोला ये न्यूटन फर्स्ट लॉ था और बहुत सिंपल था। मतलब अगर कोई ऑब्जेक्ट कहीं पे पड़ा है तो पड़ा ही रहेगा जब तक कोई ढाप के लेके नहीं जाएगा। ये हम लोग ने हिंदी में बोला है और उसने अपनी लैंग्वेज में बोला होगा, बस इतना ही फर्क है। अब चलते हैं न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। एकदम सिंपल है, एक फुटबॉल है और उसको किक मारने का है। अगर कोई पतला सा आदमी को बोलेंगे भाई किक मार, तो वह 1 से 2 किलोमीटर जाएगा, मतलब ऑब्वियसली 100 से 200 मीटर ही जाएगा। लेकिन अगर कोई मान लो बड़ा एकदम स्ट्रॉन्ग आदमी बोलेंगे, जैसे एक ज़माने पहले दारा सिंह जी थे, अगर उनको बोलेंगे आप किक मारो तो हो सकता है कि वो 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर चला जाए। आई मीन टू से जितना आप फोर्स लगाएंगे उतना उसका मोमेंटम चेंज होगा, जितना फोर्स कम लगाएंगे उतना मोमेंटम कम चेंज होगा। मतलब द चेंज in momentum is directly proportional to the force applied on it. I mean to say rate of change of force. I hope you got it. So I mean to say the change in momentum is directly proportional to the applied force which takes place in a direction in which force acts. जिस डायरेक्शन में आपने फुटबॉल को किक मारा है ऑब्वियसली फुटबॉल उसी डायरेक्शन में जाएगा, उल्टा नहीं जाएगा। ये आपको भी मालूम है और हमको भी मालूम है, लेकिन न्यूटन ने पहले बोल दिया इसलिए न्यूटन का सेकंड लॉ हो गया। थर्ड लॉ और भी सिंपल है, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। आप किसी लड़की को छेड़ो, वो खींच के जोर से आपको थप्पड़ मारेगी, ऑब्वियसली एक्शन एंड रिएक्शन होता ही है। ये तो आपको मैंने ऐसे ही थोड़ा सोशल एग्जाम्पल दिया। अदरवाइज फॉर एग्जाम्पल अगर आप बोट पर हैं और बोट पानी में है और आप एकदम किनारे पे खड़े हैं और जैसे अगर आपको ज़मीन पे आना है तो बोट से, तो आप बोट को पीछे जोर से धक्का मारेंगे पैर से, तो ही आप आगे जंप कर पाएंगे। सो कहने का मतलब हुआ कि जितना आप पीछे जंप करेंगे उतना आप आगे आ पाएंगे। तो ये था आपका एवरी एक्शन हैज़ इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। तो ये लॉज तो बहुत सिंपल थे। तो अभी न्यूटन को क्या लगा कि अरे भैया मैं तो इस दुनिया का सबसे पहला साइंटिस्ट हूँ और मैं ही आखिरी हूँ, तो चूंकि हो सकता है बाकी लोग कुछ दूसरे लॉज दे पाए नहीं दे पाए, इसलिए सबका सब काम मुझे ही करना पड़ेगा। एंड देयरफॉर उसने अपने जो हाथ है वो आजमाए थे विस्कोसिटी में भी, उसमें था न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी। उसके बाद में आपको शायद याद रहेगा कि साउंड में भी न्यूटन ने अपना हाथ आजमाया था। ये अलग बात है कि वहाँ पे भी वो फेल हो गया। उसने जो स्पीड मिला बाय हिज एक्सपेरिमेंट वो एग्जैक्ट नहीं था एंड देयरफॉर इट वाज डिस्कार्डेड। इसके बाद में भी फिर भी वो अपनी आदत से बाज नहीं आया और देन
ही गेव द डिफरेंट लॉ फॉर लाइट, और लाइट में भी पहली बार न्यूटन ने ही अपना लॉ दिया था। ये अलग बात है, यहाँ पे भी वो साफ फेल हो गए थे, फिर भी वी शुड बी वेरी ग्रेटफुल टू हिम कि उन्होंने अपने को एक दिशा तो दिखाई कि भाई लाइट क्या होता है, कैसा नहीं होता है, एंड आप उसके आगे प्रोसीड कर सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच न्यूटन जी, आपने हमको ये सब रास्ता दिखाया। अच्छा, अभी न्यूटन ने क्या बोला था जरा सोचिए। एक्चुअली उसने कुछ ज़्यादा एक्सपेरिमेंट किए ही नहीं थे। उन्होंने क्या देखा कि जो प्रैक्टिकल क्या होता है, लॉजिकल क्या होता है, उन्होंने वही अप्लाई किया था। तो सबसे पहले उन्होंने अपनी थ्योरी का नाम दिया था न्यूटन्स थ्योरी ऑफ कॉर्पस्कल्स, मतलब कॉर्पस्कुलर थ्योरी। ये थ्योरी क्या थी, ज़्यादा ध्यान दीजिए वन बाय वन। लाइट कंसिस्ट ऑफ very small and minute particles called as corpuscles. Corpuscles are perfectly rigid spheres having negligible mass. Number 3, due to high speed, they always travel along straight path. This phenomenon is called as rectilinear propagation of light. Then different colors of light are due to different size and mass of corpuscles. We feel the sensation of light when these corpuscles enter the retina of our eyes. अभी न्यूटन ने क्या बोला कि ये रिफ्लेक्शन क्यों होता है, तो उसने क्या बोला कि जैसे फॉर एग्जाम्पल सरफेस है, जब लाइट इस पे फॉल होगा so there will be elastic collision, मतलब there will be force of repulsion, और आपका जो लाइट है वो उसी डायरेक्शन में जाएगा। सो अकॉर्डिंग टू न्यूटन, रिफ्लेक्शन टेक्स प्लेस ड्यू टू फोर्स ऑफ रिपल्शन। तो लोगों ने पूछा भैया ये रिफ्रैक्शन क्यों होगा, बोला वेरी सिंपल, जब कोई आपका सब मीडियम है और जब रे ऑफ लाइट वहाँ से फॉल होगा तो वो मीडियम उसको अपनी तरफ खींचेगा, और जब अपनी तरफ खींचेगा तो लाइट उस डायरेक्शन में चला जाएगा और रिफ्लेक्शन होगा। तो लोगों ने बोला कि व्हाट अबाउट द ग्लास, उसने बोला वेरी सिंपल, अगर रे ऑफ लाइट एयर से आ रहा है और ग्लास पे फॉल हो रहा है तो ग्लास उसको अपनी तरफ खींचेगा। तो जब ग्लास उसको अपनी तरफ खींचेगा इसका मतलब क्या हुआ, वो एक कुछ सडन स्पीड से आ रहा है और ग्लास उसको और उसी डायरेक्शन में खींचेगा तो डेफिनेटली उसका स्पीड बढ़ेगा। तो न्यूटन जी ने क्या बोला कि द स्पीड ऑफ लाइट इन डेंसर मीडियम इज ग्रेटर देन द स्पीड ऑफ लाइट इन रेयर मीडियम। जरा ध्यान दीजिए, ये उनका पॉइंट रॉन्ग था। एक्चुअली होता क्या है, आपको मालूम है कि ग्लास में स्पीड कम रहता है और एयर में स्पीड ज़्यादा रहता है, लेकिन न्यूटन का जो एक्सप्लेनेशन था ना कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वाला, वो एक्सप्लेनेशन रॉन्ग था, उसकी वजह से उनका ये पॉइंट भी रॉन्ग हुआ। उन्होंने क्या बोला, रिफ्रैक्शन क्यों होगा, व्हेन एनी मीडियम अट्रैक्ट्स द लाइट, और जब बिकॉज ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन the light will travel from one transparent medium to another transparent medium, and due to this force of attraction there will be refraction, और जब अट्रैक्ट करेगा तो ऑब्वियसली उसका स्पीड बढ़ेगा। एंड हेंस न्यूटन ने क्या बोला कि द स्पीड ऑफ लाइट इन डेंसर मीडियम इज ग्रेटर देन द स्पीड ऑफ लाइट इन रेयर मीडियम। ये उनका स्टेटमेंट वो रॉन्ग था। आई होप यू गॉट इट। तो ध्यान दीजिए, अकॉर्डिंग टू न्यूटन द स्पीड ऑफ लाइट इन डेंसर मीडियम इज ग्रेटर देन द स्पीड ऑफ लाइट इन रेयर मीडियम। अच्छा, अब उन्होंने क्या बोला, जैसे अगर आप कैंडल जलाएंगे तो वो कोल्ड सोर्स ऑफ लाइट है, इसलिए जो लाइट है वो कम डिस्टेंस ट्रेवल करेगा और वहाँ का स्पीड कम होगा, ऐसा न्यूटन ने बोला। और जो सन है इट्स अ हॉट सोर्स, और हॉट सोर्स है तो मतलब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा, और जब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है तो उसका स्पीड विल बी वेरी लार्ज, ऐसा न्यूटन ने बोला। तो न्यूटन ने क्या बोला कि द स्पीड ऑफ लाइट डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर ऑफ द सोर्स, मतलब अगर सोर्स का टेम्परेचर ज़्यादा तो स्पीड विल बी मोर, इफ द टेम्परेचर इज लेस स्पीड विल बी लेस। उन्होंने तो यहाँ तक बोला था कि जैसे आपने ऑब्जर्व किया रहेगा कि अगर कैंडल जलाएंगे तो उसका धीरे धीरे उसका मास कम होता है, क्योंकि वो मेल्ट होगी, वो पिघलेगी और यूज अप हो जाएगी। देयरफॉर न्यूटन जी ने भी वही बोला कि सन से जो लगातार लाइट दे रहा है आपको, एक दिन सन डिसअपियर हो जाएगा, ऐसा मैं नहीं, न्यूटन ने बोला।
So according to Newton, the mass of source decreases when light is emitted on it. I hope you got it. तो ये उनके कुछ assumption थे, क्योंकि मैंने आपसे कहा था ना कि उन्होंने कुछ ज़्यादा बड़े बड़े एक्सपेरिमेंट तो किए नहीं थे, ये अजम्पशन थे। लेकिन अच्छी बात ये है कि उनके कुछ अजम्पशंस की वजह से या उनके कुछ रिसर्च की वजह से हमको कई सारे फायदे हुए। तो उनके मेन मेरिट्स क्या है, आई वांट टू टेल यू। सो मेरिट्स ऑफ न्यूटन्स थ्योरी, सबसे पहले he was able to explain reflection and refraction of light। भले ही उनके एक्सप्लेनेशन रॉन्ग थे, लेकिन पहली बार हमको मालूम पड़ा कि रिफ्लेक्शन क्या होता है, रिफ्रैक्शन क्या होता है। सो ही वॉज एबल टू एक्सप्लेन रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। सेकेंड थिंग, ही ऑल्सो एक्सप्लेन्ड रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट। उन्होंने क्या बोला, बिकॉज ऑफ हाई स्पीड द लाइट ऑलवेज ट्रेवल along straight path. This phenomenon is called as rectilinear propagation of light. So we are very thankful कि उन्होंने दो ये important points हमको बताए। अब उनके मेन demerits क्या था? जैसे अब उन्होंने क्या बोला कि या तो लाइट रिफ्लेक्ट होगा या फिर रिफ्रैक्ट होगा। तो आप एक काम कीजिए, आप एक पानी की बाल्टी लीजिए और उस पे रे ऑफ लाइट को फॉल करो। तो जैसे रे ऑफ लाइट विल फॉल ऑन द सरफेस ऑफ वाटर इन अ बकेट, तो क्या होगा कि पार्ट ऑफ लाइट रिफ्लेक्ट भी होगा और पार्ट ऑफ लाइट रिफ्रैक्ट भी होगा। मतलब अपने को थोड़ा सा वो शाइन भी करेगा और एट द सेम टाइम लाइट विल गो टू बॉटम ऑफ बकेट ऑल्सो। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ तो रिफ्लेक्ट भी हो रहा है और रिफ्रैक्ट भी हो रहा है। इसको बोलते हैं साइमल्टेनियस रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। इसको हम ये भी बोलते हैं पार्शियल रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। तो ये जो फिनोमिना है वो न्यूटन एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। सो पॉइंट नंबर 1 क्या है, ही फेल्ड टू एक्सप्लेन साइमल्टेनियस रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। दूसरी बात, उन्होंने क्या बोला कि द स्पीड ऑफ लाइट इन डेंसर मीडियम इज ग्रेटर देन द स्पीड ऑफ लाइट इन रेयरर मीडियम। एक्चुअली ये भी उनका जो पॉइंट है वो रॉन्ग था। तीसरा डीमेरिट उनका क्या था कि उन्होंने जो पार्टिकल नेचर था वो तो एक्सप्लेन कर पाए थे, लेकिन जो वेव नेचर था उनको वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। मतलब जो लाइट इन द फॉर्म ऑफ वेव्स, फॉर एग्जांपल कोई भी दो वेव्स है वो आपस में इंटरफियर करता है, और जब इंटरफियर करता है ना तो अगर सेम फेज में रहेगा तो उनका एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगा और ऑपोजिट फेज में रहेगा तो उनका एम्पलीट्यूड कम होता है। तो ये एम्पलीट्यूड किसका होता है, वेव का होता है, पार्टिकल का नहीं। और चूंकि न्यूटन ने ये बोला कि लाइट कंसिस्ट ऑफ पार्टिकल, इसके लिए उनके लिए कोई एम्पलीट्यूड नहीं, कोई वेव नहीं। सो ही वाज अनेबल टू एक्सप्लेन interference of light, diffraction of light, etc. So these were the few demerits of Newton's theory of corpuscles. I hope you got it. Then point number 2 of this chapter, Huygens wave theory of light. अभी हमने क्या पढ़ा था कि light is particle in nature। ये किसने बोला, न्यूटन ने। अभी नया साइंटिस्ट हाइगन ने क्या बोला कि लाइट इज वेव इन नेचर, मतलब लाइट का जो नेचर है वो वेव नेचर है। और उन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किए थे उससे ये वेरीफाई भी होता है कि लाइट वेव नेचर भी है। सो उनके कुछ अजम्पशन क्या थे। एक्चुअली जब सबसे पहले उन्होंने बोला वेव नेचर, तो उन्होंने ये बोला कि लाइट जो है वो इट ट्रेवल्स इन द फॉर्म ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। आई रिपीट, according to Huygens, light travels in the form of longitudinal waves। बाद में उन्होंने modify किया और बोला कि it travels in the form of transverse wave। Number 2, different colors of light are due to different wavelength। Different colors of light are due to different wavelength। तीसरा, we feel the sensation of light when these waves enter the retina of our eyes। We feel the sensation of light when these light waves enter the retina of our eyes। अब एक्चुअली उनसे भी एक गड़बड़ हो गई थी। एक्चुअली क्या था, कुछ
सालों पहले साउंड डिस्कवर हुआ था और लोगों ने ये भी माना कि साउंड और लाइट ऑलमोस्ट एक जैसा ही है। एंड साउंड उन्होंने प्रूव भी किया कि साउंड कैन नॉट ट्रेवल थ्रू वैक्यूम। तो उन्होंने बोला कि ऑब्वियसली अगर साउंड वैक्यूम से ट्रेवल नहीं करेगा तो लाइट भी वैक्यूम से ट्रेवल नहीं करेगा। इसका मतलब फिर उनको ये अज्यूम करना पड़ेगा कि लाइट को ट्रेवल करने के लिए कोई तो मीडियम की आवश्यकता पड़ेगी, और इसीलिए उनको ये अज्यूम करना पड़ा ज़बरदस्ती, क्योंकि अदरवाइज लोग मानेंगे नहीं। एक्चुअली ये हुआ कि जब पहली बार गैलीलियो ने ये कहा था कि इट इज़ द अर्थ विच रिवॉल्व्स अराउंड द सन, लोगों ने बोला पागल हो गया, चल मेरे साथ ऊपर चल, चल छत पे चल, आपको बताता हूँ मैं। उसका हाथ पकड़े छत पे ले गया, बोला देख तू भी इधर खड़ा है, मैं भी खड़ा हूँ, और अर्थ भी इधर ही है, हम लोग हिले नहीं हिले, सामने वाली बिल्डिंग हिली नहीं हिली, देखना अभी सन ऊपर जाएगा। अभी देखेंगे 5 मिनट बाद में देखा, 10 मिनट बाद देखा कि सन ऊपर गया, बोले तू भी नहीं हिला, मैं भी नहीं हिला, बिल्डिंग भी नहीं हिली, लेकिन सन जा रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, तू पागल बना रहा है हमको। एक्चुअली ये सन है वो मूव हो रहा है। तो इस प्रकार गैलीलियो को कम से कम 2 से 3 साल लग गया ये लोगों को समझाने के लिए कि इट इज़ द अर्थ विच रिवॉल्व्स अराउंड द सन। और वो भी कैसे समझाया, जब उन्होंने टेलीस्कोप डिस्कवर किया, उन्होंने 3 टेलीस्कोप लिया था, एक टेलीस्कोप सन की तरफ, एक टेलीस्कोप पोल स्टार की तरफ, और एक टेलीस्कोप किसी और जगह पे। और जब उन्होंने देखा कि पोल स्टार और सन के बीच का जो एंगल है वो ऑलमोस्ट, एक्चुअली रात को दिखता नहीं है, लेकिन इफ यू सी देन ही कुड सी, तो उन्होंने देखा कि 2 चीज़ है वो फिक्स है, और तीसरा जो टेलीस्कोप था उसका एंगल को बार बार चेंज करना पड़ा। तो जाके उन्होंने लोगों को एक्सप्लेन किया कि इट इज़ द अर्थ विच रिवॉल्व्स अराउंड द सन। तो हाइगन ने बोला कि भैया इतनी टेंशन मैं नहीं लूँगा मैं। तो उन्होंने बोला ठीक है, अगर लोग नहीं मानेंगे तो मत मानो, मैं बोल देता हूँ कि फॉर लाइट वेव्स टू ट्रेवल अ मीडियम इज रिक्वायर्ड, एंड ही नेम्ड दैट मीडियम एज ल्यूमिनिफरस ईथर। याद रखना, he named that medium as ल्यूमिनिफरस ईथर, ये उन्होंने मीडियम का नाम रखा। अच्छा, जब लोगों ने पूछा कि ये मीडियम होता कैसा है, बोले वेरी सिंपल, हाईली इलास्टिक, इट इज हाईली इलास्टिक। नंबर 2, कंप्लीटली ट्रांसपेरेंट, नंबर 2 कंप्लीटली ट्रांसपेरेंट, एंड नंबर 3 जीरो डेंसिटी, मतलब इस मीडियम का डेंसिटी 0 होता है। तो आप सोच सकते हैं कि इवन जो एयर होता है उसका भी डेंसिटी होता है 1.29 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर, मतलब इवन एयर का भी डेंसिटी होता है। लेकिन उन्होंने क्या बोला कि इसका डेंसिटी 0 है, इसका मतलब कोई मीडियम है ही नहीं, लेकिन उनको ज़बरदस्ती मानना पड़ा। तो उनका यह अजम्पशन था कि फॉर अ लाइट वेव्स टू ट्रेवल अ मीडियम इज रिक्वायर्ड, और उन्होंने उस मीडियम को नाम दिया ल्यूमिनिफरस ईथर। और इसके 3 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज क्या बताया उसने। नंबर 1, द ईथर मीडियम वाज सपोज्ड टू बी नंबर 1 हाईली इलास्टिक, हाईली इलास्टिक। नंबर 2 completely transparent, number 2 completely transparent, number 3 zero density, number 3 zero density। ये 3 मैंने इसलिए इस पे emphasize किया कि these 3 properties are very very important. I hope you got it. और उसके बाद में उन्होंने ये भी प्रूव किया कि the speed of light in rarer medium is greater than the speed of light in denser medium। उन्होंने ये भी वेरीफाई किया the intensity of light is directly proportional to square of amplitude। तो ये इनके जो एक्सपेरिमेंट थे वो परफेक्ट थे, तो ये उनके assumption थे। देन इनके मेरिट्स क्या थे। इनका मेरिट्स ये था कि जो वेव नेचर था वो उनको एक्सप्लेन कर पाया, और जो जो न्यूटन ने प्रॉब्लम किया था, मतलब जो जो न्यूटन का डीमेरिट्स था वो इनका मेरिट निकला। कैसे, इन्होंने क्या प्रूव किया, द स्पीड ऑफ लाइट इन रेयर मीडियम इज ग्रेटर देन द स्पीड ऑफ लाइट इन डेंसर मीडियम, ये उन्होंने वेरीफाई कर दिया एक्सपेरिमेंटली। दूसरी बात, ही सेड दैट light can undergo simultaneous reflection and refraction, ये भी उन्होंने एक्सप्लेन कर पाया था। एंड तीसरा, he also explained interference and diffraction। तो ये इनके 3 इंपॉर्टेंट मेरिट्स थे। अब इनके डीमेरिट्स क्या थे। इनके डीमेरिट्स कौन से थे, जो पार्टिकल नेचर पे रहेंगे। पार्टिकल नेचर पे रहेंगे मतलब जो उन्होंने क्या बोला हाइगन ने कि लाइट इज इन द फॉर्म ऑफ वेव, तो
खाली उन्होंने वेव के बेस पे जो फिनोमिनन हुए थे उनको तो एक्सप्लेन कर पाया था, लेकिन पार्टिकल नेचर वालों को वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया। तो पार्टिकल नेचर कौन से थे? नंबर 1, he was unable to explain photoelectric effect। क्या रहा? जैसे आपने एक मेटल सरफेस लेंगे और वहां पे एनी लाइट रे, यूवी लाइट रे जब फॉल करेगा तो उसके सरफेस पे जो इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, these electrons will be ejected। The phenomenon of ejection of electrons from the surface of metal, जिसको बोलेंगे सॉफ्ट मेटल, अगर सॉफ्ट मेटल में से अगर जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा, then this phenomenon is called as photoelectric effect, or we can say photoelectric emission। The phenomenon of emission of electron from a suitable metal surface when it is exposed to UV light rays having a certain frequency, and this frequency is called as threshold frequency। ये हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे दूसरे चैप्टर में, मतलब ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट, एटम मॉलिक्यूल्स न्यूक्लियर, उसके अंदर। अभी आप इतना याद रखिए कि व्हाट डू यू मीन बाय फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। चूंकि जो इलेक्ट्रॉन फॉल होता है, आई मीन टू से जब फोटोन फॉल होता है तो फोटोन क्या है? पार्टिकल है। इलेक्ट्रॉन निकलता है वो भी क्या है? पार्टिकल है। तो चूंकि ये पार्टिकल नेचर था इसलिए हाइगेन उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाया। सो पॉइंट नंबर 1, ही कुडंट एक्सप्लेन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। दूसरी बात, चूंकि उन्होंने ये एक्सप्लेन किया कि व्हाई द लाइट ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन, क्योंकि न्यूटन ने क्या बोला कि चूंकि हाई स्पीड से ट्रेवल करता है इसके लिए वो कॉर्पसस स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करेगा। और जबकि इन्होंने पहले क्या बोला कि लाइट कंसिस्ट ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, तो उसकी वजह से ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे कि व्हाई द लाइट विल ट्रेवल अलोंग द स्ट्रेट पाथ। सो ही फेल्ड टू एक्सप्लेन रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट। Then what do you mean by line spectrum in hydrogen atom? अच्छा, आपने देखा रहेगा कि when any electron jumps from higher energy level to lower energy level, then energy is emitted in the form of small packets called as photon quanta। क्या बोलेंगे उसको? क्वांटा। तो ये जो क्वांटा है, each part is called as quantum। तो और उसका एनर्जी होता है E is equal to h nu। The energy of one photon, or we can say one quantum, is E is equal to h nu। और चूंकि वो वेव पैकेट से, मतलब एक पार्टिकल नेचर है, तो चूंकि वो पार्टिकल नेचर था इसलिए ये उनको एक्सप्लेन नहीं कर पाए। सो ही कुडंट एक्सप्लेन लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम। मतलब when any electron jumps from higher energy level to lower energy level, then energy is emitted in the form of small wave packets called as quantum। तीसरी बात, he was unable to explain black body radiation। एक्चुअली ये हम पढ़ेंगे इन अ चैप्टर नेम्ड एज काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। अगर आपने कोई परफेक्टली ब्लैक बॉडी लिया, जैसे सूट जो बोलते हैं काजल, लैम्प ब्लैक एंड प्लेटिनम ब्लैक, तो वहां से अगर वो एनर्जी निकलेगा देन इन द फॉर्म ऑफ अगेन पार्टिकल नेचर। सो ही वाज अनएबल टू एक्सप्लेन black body radiation। Then he was unable to explain double refraction। वो double refraction भी explain नहीं कर पाए थे। And Raman's spectra वो explain नहीं कर पाए थे। So these were the few important points जिनका वो explanation नहीं दे पाए थे, क्योंकि ये सब के सब particle nature के थे। I hope you got it। So these were the demerits of Huygens wave theory of light। तो ये था आपका स्टार्टिंग का 2 topics of wave optics जो theory पार्ट था। अभी नेक्स्ट पार्ट के अंदर we will see all in the form of diagrams। I hope आपको ये टॉपिक समझे रहेंगे। So with this we will stop here only। See you soon। Bye।